हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे। ये जो टॉपिक है मेरा, ये बेसिकली लोक सेवाओं से संबंधित है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 भाग 14 और ये है आपका पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाएं। इसमें मेन बातें हम लोग करेंगे पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो पब्लिक सर्विसेज के बारे में है और जो आपका ये भाग 14 में दिया हुआ है, पार्ट जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पार्ट पूछ लेते हैं, जो वनडे टाइप के पीसीएस तक में पार्ट पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ जो लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट है, ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया और 1926 में संघीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यानी कि 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब आगे चलकर अगर हम बात करें तो कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 315, जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करता है। 315 आर्टिकल 315 यूपीएससी और एसपीएससी के गठन के बारे में है। अब देखिए, इसी में हम लोग गठन के बारे में बातें करते हैं। देखिए कैसे होगा। हम बात करने जा रहे हैं इस यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीएससी के बारे में, दोनों उसमें रिलेटेड बातें होंगी, साथ साथ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि दोनों के यूपीएससी की पहले बात करते हैं। जो संघीय लोक सेवा आयोग है, ये केंद्र के स्तर पे बॉडी है, स्टेट राज्यों के स्तर पे बॉडी है। एक होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अलग होता है, उस पर हम लोग अभी अलग बात करेंगे। तो पहले हम इन दोनों पर बात करते हैं। जो यूपीएससी के बारे में है, इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, इसका राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। उसके बाद में इसमें कितने सदस्य होंगे राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, इसमें कितने सदस्य होंगे गवर्नर निर्धारित करेगा। यानी कि राष्ट्रपति इसके चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है, स्टेट के गवर्नर स्टेट के चेयरमैन और स्टेट के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करता है। यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे, इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द गवर्नर इज द बॉडी हु विल डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद में इनका जो कार्यकाल होता है वो बेसिकली 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो पहले हो, इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष दोनों में जो पहले हो। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो दोनों में पहले आ जाए। यहाँ 6 वर्ष के लिए आते हैं और अगर 62 की आयु अटेन कर ली तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। उसके बाद में इनकी जो सेवा शर्तें वगैरह होती हैं राष्ट्रपति डिसाइड करता है, इनकी जो सेवा शर्तें वगैरह होती हैं वो गवर्नर डिसाइड करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति को यूपीएससी अपनी रिपोर्ट, जो प्रगति रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट होती है वो गवर्नर को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने रिपोर्ट को रखवाते हैं और गवर्नर स्टेट में दोनों सदनों के सामने रिपोर्ट को रखवाते हैं। तो ये यूपीएससी और एसपीएससी से जुड़े बेसिक बातें हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कितने लोग होंगे ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा यूपीएससी के केस में, कितने लोग होंगे ये गवर्नर डिसाइड करेगा स्टेट पीएससी के केस में। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया नॉर्मली जो संख्या बताई गई वो 9 से 11 लोगों के बीच में होती है, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब राष्ट्रपति यूपीएससी के मेंबर्स की संख्या को डिटरमाइन करेगा तो उसमें कम से कम आधे वो होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार में या राज्य की सरकार में कम से कम 10 साल काम किया हो। यानी कि उनके पास में भारत सरकार या राज्य की सरकार में काम करने का 10 वर्ष अनुभव रहा हो। यूपीएससी के भी केस में वो चीज लागू होगी और स्टेट पीएससी के केस में भी वो बात लागू होगी। यानी कि जो गवर्नर जब स्टेट पीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करेगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा, संख्या भी जब निर्धारित करेगा कि कम से कम जितने भी मेंबर्स होने वाले हैं उनका आधे कम से कम वो होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या राज्य की सरकार में कम से कम 10 साल तक काम किया हो। तो ये हम लोगों ने भी बेसिक बातें डिस्कस करी।
उसके बाद में आप जानते ही हैं कि जो यूपीएससी है इसके चेयरमैन और मेंबर्स का जो वेतन भत्ते एक्सेट्रा होते हैं ये भारत की संचित निधि पर भरित होते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो मेंबर्स और चेयरमैन के जो वेतन भत्ते वगैरह होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर यानी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पर भरित होते हैं, चार्ज होते हैं। ये मैं आपके साथ में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अब और ये भी पॉइंट एक है कि इनके वेतन या भत्तों में या इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक ये अपने पद पे हैं। दोनों के केस में है, दोनों के चेयरमैन और दोनों के मेंबर्स के केस में उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस को, उनके सेवा शर्तों को, भत्तों को, अलाउंसेस को, सैलरी वगैरह को उनके कार्यकाल के दौरान जो है कम नहीं किया जाएगा, उसमें डिसएडवांटेज नहीं दी जाएगी उनको उस चीज की, यानी कि द कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। अब मैं बात करने जा रहा हूं आर्टिकल 317 पर। ये बेसिकली कह सकते हैं कि रिमूवल को लेकर, उनके निष्कासन को लेकर है, यानी कि रिमूवल या सस्पेंशन को लेकर ये आर्टिकल है 317। ये बताएगा कि कैसे हटाया जाएगा। देखिए इसमें कहा गया, एक बहुत आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स हों और चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स हों, दोनों को राष्ट्रपति हटाता है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जहां अक्सर गलती होती है। अपॉइंटमेंट स्टेट का गवर्नर करता है, सब कुछ गवर्नर निर्धारित करता है, संख्या भी निर्धारित करेगा, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। दोनों के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर दी गई है दोनों के चेयरमैन, दोनों के मेंबर्स को हटाने की। अब क्वेश्चन उठता है कि ग्राउंड क्या, कब हटाएगा? तो यहां फिर दो बातें हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग पोर्शन है, तभी मैं इसको चार्ट बना के समझा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति के केस में लिखा राष्ट्रपति हटाएगा, इसमें पहली बात ये लिखी हुई है कि यहां राष्ट्रपति खुद से हटा सकता है, मतलब बिना किसी के परामर्श से। ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद का तो परामर्श चाहिए ही होगा, मतलब ये मत सोचिएगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से भी नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद का परामर्श तो इनबिल्ट है, वो तो चाहिए ही होगा, मगर और कोई बाहरी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से। तो कब कब खुद से हटाएगा और कब कब सुप्रीम कोर्ट का परामर्श चाहिए होगा। तो यहां लिखा गया जब वो जो चेयरमैन या सदस्य दोनों में से किसी का भी है, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए। इंसॉल्वेंट हो जाए मतलब दिवालिया हो जाए। नंबर 2, वो ये लोग अपने ऑफिस के बाहर कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट पर लगे हों। पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पेड नियोजन, और कहीं से पैसा कमा रहे हो, ये आप कह सकते हैं। पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा और कहीं से पैसा कमा रहे हो, इस ऑफिस के बाहर कहीं और पैसा कमा रहे हो। और तीसरे नंबर पे वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो जाए, मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो जाए। एक बहुत अच्छा केस था इसमें, इसके ऊपर एक अंधा था, कोई व्यक्ति अंधा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अंधा पर्सन होगा वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बन सकता है, क्योंकि वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल नहीं माना जाता। उच्चतम न्यायालय का निर्णय था। तो ये अगर तीन में कोई भी शर्त पूरी हो गई तो राष्ट्रपति सीधे इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति चेयरमैन या मेंबर को हटा सकता है, इन 3 शर्तों के पूरा। 3 में से कोई भी शर्त है, ये तीनों जरूरी नहीं है, ये ऑल्टरनेटिवली यूज होंगी। इनमें और लगा हुआ है, या दिवालिया हो जाए, या कहीं और पैसा कमा रहा हो, या वो पागल या फिजिकली डिसेबल हो जाए, अशक्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला कब जाएगा? नंबर 1, जब वो मिसबिहेवियर का दोषी हो। एक ही शब्द है, जब वो मिसबिहेवियर का दोषी हो, कदाचार का दोषी हो। अगर वो कदाचार का दोषी है तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देगी। राष्ट्रपति के ऊपर उच्चतम न्यायालय की जो एडवाइस आएगी वो बाध्यकारी होगी। ध्यान रखिएगा, वो बाध्यकारी होगी। तो मिसबिहेवियर को डिफाइन भी किया गया, ऐसा नहीं है। इसमें यह बताया गया कि अगर ये व्यक्ति सरकार के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इंटरेस्ट रखता हो, गवर्नमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इंटरेस्ट रखता हो, और उससे होने वाले मुनाफे में भी इंटरेस्ट रखता हो,
तो वो माना जाएगा कि वो कदाचार का दोषी है, इस केस में उसे हटाया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे आर्टिकल 317 में क्या क्या प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर, यही चार्ट आप अगर बना लो ना तो बहुत इजीली आप इस चीज को याद रख सकते हो कि क्या क्या किस कंडीशन में किसको हटाया जा सकता है। ये तो 317 हो, सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं करने, 317 याद रखिएगा। 315 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबके इस्टेब्लिशमेंट के आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। कि जैसे अटॉर्नी जनरल 76 में है ना, आप अभी आपने देखा लोक सेवा आयोग 315 में है, फिर आप देखोगे भारत का निर्वाचन आयोग 324 में। तो ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, और वो नॉर्मली कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो याद ही हो जाता है। बार बार क्लास में आप बातें होंगी, जब आप पढ़ोगे तो दूसरों से डिस्कस करोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ और बातें करने जा रहे हैं, इसी यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड। ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहाँ पे स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस को लेकर बात करेंगे कि कैसे इनका पद स्वतंत्र होता है, कैसे इनका पद स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि इनमें से कोई भी, आप ध्यान रखिएगा जब मैं बोलूं इनमें से कोई भी, तो यहाँ चेयरमैन और मेंबर और चेयरमैन और मेंबर दोनों आएंगे। इसका चेयरमैन और मेंबर, इसका चेयरमैन और मेंबर। जब इनमें से कोई भी रिटायर होगा तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकता। पहला पॉइंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी सरकारी नियोजन में नहीं आ सकता, किसी भी, यानी ना स्टेट में ना ही सेंटर में। तो ये पद तो इनको स्वतंत्र बना रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम बात करेंगे, देखिए यूपीएससी में दो लोग होंगे, एक चेयरमैन होगा और उसके मेंबर्स होंगे। इसी तरीके से स्टेट पीएससी में भी दो लोग होंगे, एक चेयरमैन होगा और एक मेंबर होगा। सुनिए, अगर इन चारों में, इन चारों का मतलब 1 2 3 4, अगर इन चारों में कोई भी व्यक्ति अपने पद से रिटायर हुआ तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा उसी पद के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, वो अयोग्य हो जाएगा जिस पद से वो रिटायर हो रहा है। अगर यूपीएससी का चेयरमैन के पद से रिटायर हुआ, सदस्य के पद से रिटायर हुआ, ऐसे यहां पर भी अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो वो अपने ही पद पे, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। याद रखिएगा, अपने ही पद पे रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये भी स्वतंत्रता को बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। अब और देखिए हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखिए, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, ये मेंबर तो नहीं बन पाएंगे ना, यूपीएससी का मेंबर रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा मेंबर के लिए, लेकिन ये चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन तो बन ही सकता है और स्टेट पीएससी का चेयरमैन तो बन ही सकता है, तो ये वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब जब एसपीएससी का चेयरमैन रिटायर होगा तो वो अपने ही पोस्ट पर रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये यूपीएससी का मेंबर बन सकता है और ये यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो मेंबर है एसपीएससी के, जो मेंबर्स हैं, ये एसपीएससी के चेयरमैन भी बन सकते हैं, ये एसपीएससी के मेंबर्स भी बन सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सीधे यूपीएससी के चेयरमैन बन जाए, लेकिन बन सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये पॉइंट भी स्वतंत्रता को दिखाने के, इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित कर रहा है, एंश्योर कर रहा है कि अपने ही पद पर तो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, अगर यूपीएससी का मेंबर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, ही इज एलिजिबल। एसपीएससी का चेयरमैन मेंबर भी बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन भी बन सकता है, मगर वो एसपीएससी के चेयरमैन के पद पर रीअपॉइंट नहीं होगा। ये है आपका यूपीएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्वतंत्रता कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्रता को लेकर क्या है। इन यूपीएससी के केस में जो वेतन भत्ते होते हैं, यूपीएससी के केस में जो वेतन भत्ते होते हैं, सैलरी वगैरह, वो भारत की संचित निधि पर भरित होते हैं, सीएफआई पर, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पर भरित होते हैं।
उसके बाद में इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में तो अभी जुडिशरी के पेपर में 2019 में जो पेपर 18 में जो पेपर हुआ था 19 में उसमें पूछा गया था। अब ये हम लोग ने डिस्कस किया, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी, जेपीएससी के बारे में भी, संयुक्त लोक सेवा आयोग बोलते हैं। देखिए इसके बारे में कहा गया कि पार्लियामेंट मतलब राज्य विधानमंडल संसद से कहेगी कि 2 स्टेट के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। तो कौन कहेगा? राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर अगर आग्रह करेगा, पार्लियामेंट से कहेगा कि 2 स्टेट के लिए एक ही कमीशन बना दो, तो संसद कानून बनाकर, संसद कैसे, संसद लॉ बनाकर किसका गठन कर सकती है? जेपीएससी का गठन कर सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया कि जो जेपीएससी होता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये वैधानिक बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका जन्म भारत के किसी कानून से हुआ है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि यूपीएससी एसपीएससी तो संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर ये वैधानिक है। इसके ध्यान से सुनिएगा, इसके चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नंबर 2, सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा सेवा शर्तें। कार्यकाल क्या होगा? 6 या 62 वर्ष के लिए, जो भी पहले हो। उसके बाद में इनकी सेवा शर्तों में भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और ये अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देंगे, और गवर्नर उस संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर में इस रिपोर्ट को रखवाएंगे। जैसे पंजाब 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तो उस केस में कुछ समय के लिए जेपीएससी का गठन किया गया था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया था। हरियाणा पंजाब के पेपर्स, जो लोक सेवा आयोग के पेपर्स होते हैं, उनको साथ में कराया गया था। तो गठन इसका एक बार हो चुका है। तो ये आप समझ गए होंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट संसद से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि संसद कानून बनाकर ऐसा करे, तो पार्लियामेंट लॉ बनाकर, ये शक्ति किसके पास में है? ये शक्ति पार्लियामेंट के पास में है। वो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करेगी, और उसमें जो चेयरमैन और मेंबर होगा उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। सेवा शर्तें, वेतन भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। 6 या 62 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। लेकिन ये अपनी जो रिपोर्ट सौंपेगी, प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी, ये गवर्नर को सौंपेगी, और गवर्नर उस विधानसभा के सामने इस रिपोर्ट को रखवाएंगे, उस पर बहस करवाएंगे, और मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से सिफारिशों को माना गया, कौन कौन से सिफारिशों को नहीं माना गया है। तो जिनको नहीं माना गया है वो भी बताना पड़ेगा, और वो यूपीएससी और एसपीएससी के भी केस में होगा। जब यूपीएससी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो राष्ट्रपति उसको सरकार के सामने, संसद के सामने रखवाएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि यूपीएससी की किन किन सिफारिशों को माना गया है, किन किन सिफारिशों को नहीं माना गया। ऐसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में होता है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये था लोक सेवा आयोग के बारे में। अब आप क्वेश्चन लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जानते ही हो कि जो यूपीएससी है उसका काम केवल रिक्रूट करना नहीं है, उसका कई काम है। उसका रिक्रूटमेंट तो है, उसका एडवाइजरी फंक्शन भी है, वो सरकार को एडवाइस भी करती है। ऐसे लोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एडवाइजरी रोल प्ले करता है। उसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी यूपीएससी और एसपीएससी दोनों करती हैं। तो 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर, मैं आपको आगे बताऊंगा सीबीआई और सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी, वैधानिक संस्था है ये, और ये सीबीआई का फादर कहा जाता है इसको। सीबीआई चाइल्ड है, बच्चा है सीबीसी का। तो सीवीसी का जो चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट भी एक कोलेजियम करता है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है लोकसभा का, और तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सीवीसी एक्ट बना, सीवीसी एक्ट के माध्यम से सीवीसी का गठन कर दिया गया। तो सीवीसी क्या करती थी, अगर भ्रष्टाचार वगैरह के कोई आरोप लगते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो यूपीएससी वगैरह से संबंधित हैं, तो उनकी जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। इसी तरह स्टेट विजिलेंस कमीशन का भी गठन किया गया, और स्टेट में ये एसवीसी काम करती है। लेकिन अब हमारे सामने दो बॉडी आ गई जो
जो डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगी लोक सेवकों के ऊपर, एक तो यूपीएससी और एक सीवीसी। तो दोनों की सिफारिशों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप खुद सोचिएगा कि अगर दोनों की सिफारिशों में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी की सिफारिश ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक वैधानिक यानी स्टैचुरी बॉडी है। तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं सीवीसी के आने के बाद में यूपीएससी वगैरह का जो रोल है, जो भूमिका है, वो सीमित हुई है, लिमिटेड हुई है।